हमने तो सुना है कि जनवरी 12 तक का उनका प्रोग्राम बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, कि वो उसके बीच में लगातार आते जाएंगे, और कह रहा है लोग कि जब 12 जनवरी को उनका कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद ही चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। तो शायद उनके लिए ही इंतजार कर रहा है चुनाव आयोग कि जब प्रधानमंत्री जी अपना खत्म करें सब लालीपाप बांटना और चुग्गा फेंकना, तो हम अपने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करें। ये संभव है। देखिए, पहली बात तो राजीव जी, आप जो लिख रहे हैं कि क्यों परेशान है मोदी और शाह, मैं इससे एकदम असहमत। मोदी और शाह क्यों परेशान हो गए? उन्होंने पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश को परेशान करके रखा हुआ है, पूरे देश के नौजवानों को, व्यापारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, पत्रकारों को, सबको परेशान करके रखा है इन दोनों लोगों ने। इनके परेशान होने का क्या कारण हो सकता है? आज आप देखिए, कभी हम सुनते थे कि वो मोदी जी बोलते थे कि रुपया इंटेंसिव केयर यूनिट में करा रहा है, वो शायद उस समय 70 या उसके आसपास 67 या कुछ रुपए का था, $1 होता था। आज 76-77 रुपए का हो गया है। मोदी जी को कोई चिंता ही नहीं है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोलियम की हालत इतनी खराब हो गई है कि सब एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भी, अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कच्चे तेल का जिस ढंग से बढ़ रहा है, इंपोर्ट हम लोग का बढ़ रहा है, उसके हिसाब से लगातार दाम बढ़ने चाहिए। लेकिन अब चुनाव के लिए उन्होंने रोक के रखा हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल के लिए रोक के रखा हुआ था। अभी मैं सुन रहा था, आप जब सुना रहे थे, कि हमारे अमित शाह जी का भाषण बड़ा गजब का था भाई। वो 300 पार, इस बार फिर 300 पार। भाई, कभी कभी यार हमको अपने ऊपर तो शर्म आती है, पता नहीं इन लोगों को अपने ऊपर शर्म आती है कि नहीं आती है, कि बंगाल में जो आदमी कहता था आपकी बार 200 पार, और तुम्हारी पार्टी सिमट कर रह गई 70 के आर पार, तो शर्म नहीं आती है? वही बात जाकर के आप उत्तर प्रदेश में दोहरा रहे, 300 पार तो फलाना पार। भाई, कहीं तो कुछ होना चाहिए ना, कहीं तो राजनीति में आप हैं, इस देश का गृह मंत्री हैं, कह रहे हैं कि साहब योगी जी के राज में माफिया पलायन कर गए, भाग गए। तो टेनी मिश्र कौन है भाई, जिसने 4 किसानों को कुचलवा के मरवा डाला, एक पत्रकार को कुचल के मार डाला, और सवाल करने वाले पत्रकार जो गोदी मीडिया का ही पत्रकार था, उसका कॉलर पकड़ लिया, उसको धमकाया, गाली गलौज की भाषा में बात किया। अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको दूरबीन लगा के खोजना पड़ता है कि माफिया कहाँ है और ये कहाँ है। अरे भाई, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में तुम्हारे गोद में बैठा हुआ है यार, तुम्हारे साथ गृह मंत्रालय में रोज बैठ रहा है वो माफिया है। कुलदीप सेंगर कौन है, जिसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार को मरवाया? कौन है कुलदीप सेंगर? अभी भी जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है रोज रोज, कौन है बलात्कार करने वाले? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह से लेकर के बाकी जितने माफियाज लोग हैं, आज सारे उनका काम धाम चल रहा है, सारे लोग सक्रिय हैं। कहाँ है आप? मतलब दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है भैया, चश्मा साफ करने की जरूरत है। चश्मे पे जो आपके धूल जमी हुई है उसको साफ करने की जरूरत। तो बेसिक बात यह है कि ये परेशान करता ही नहीं है, इन्होंने पूरे देश को परेशान करके रखा है। बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है, कोरोना की बात बार बार उठती है। अब कितनी बेशर्मी हो सकती है भाई? कैसे कह देता है लोग कि नहीं, कोई उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है कोरोना से, या ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है। तुम अपने सांसद से पूछो ना भाई, जो मंत्री बन गया कौशल किशोर, वहीं लखनऊ के आसपास के, उनके परिवार के लोग कैसे मर गए? बीजेपी के जो विधायक थे या विधायक उनके परिवार के लोग थे, वो कैसे मर गए? वहीं पे लखनऊ में ही मर गए। संतोष गंगवार से पूछो क्या बयान दे रहे थे भाई वो, जिसके लिए उनका मंत्री पद चला गया बेचारे का। लोग कतारें लग रही थी लगातार। आपने लखनऊ के स्मशान घाट गृह जो था वहां पे, उस पे चारों तरफ टीन शेड लगा दिया ताकि पत्रकार झांकने ना पाए, कोई कैमरामैन ना झांकने पाए। नदियों की बात मैंने एक दिन और कही थी आपसे राजीव जी। इस बार जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गया था, मैं सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया के इलाकों में, मतलब अभी तक तो हम लोग देखते थे कि फाफा मऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लाशें तैर रही थी। हमारे यहाँ लोगों ने बताया कि भैया हम लोगों ने, कितने लोगों ने अपने सरजू में, घाघरा में सही फेंक दिया, क्योंकि दोहरी घाट और बरहलगंज में जो स्मशान घाट था वहां पे 18-18 घंटा, 20-20 घंटे की लाइन लगती थी। उससे बचने के लिए लोगों ने अपना ले जाकर के अपने जो निकट संबंधी थे, पैसे भी का अभाव भी था और डर भी था कोरोना को लेकर के। लेकिन ये कहीं कोरोना में इन मौतों को गिना नहीं गया। क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि उनका आरटीपीसीआर नहीं हुआ। गांव में उस समय, ग्रामीण इलाकों में कहीं कोई जांच नहीं होती थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश की हालत है। पर चुनाव कराया अपने पंचायत चुनाव में, उसमें जो चुनाव कर्मी लगे हुए थे, कितने शिक्षक कितने मर गए। लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, इनका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का गोलमाल करके अगर आप साबित करना चाहते हैं तो आप करिए, विज्ञापन दीजिए। एक एक दिन में आप 4-4 पन्ने का विज्ञापन,
अखबार में हम देख रहे हैं जो, और दिल्ली में छपने वाले अखबारों में 4-4 पन्ने 8-8 पन्ने का विज्ञापन छप रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? ये किसके पैसे से हो रहा है? अमित शाह जी के पैसे से हो रहा है, जय शाह के पैसे से हो रहा है, या जयशंकर गुप्ता और राजीव रंजन श्रीवास्तव या अमरेंदु उपाध्याय के पैसे से हो रहा है? टैक्स तो हम देते हैं ना, हमारा टैक्स कट रहा है ना, हमारे टैक्स से आप अपना प्रचार कर रहे हैं। और सेकुलर स्टेट है इंडिया, और आप जो है वो जाकर के थ्योरेटिकल सोसाइटी बना रहे हैं कि मंदिर के नाम पे, उसके नाम पे। भाई आप अगर ये इसी तरह करना है तो बाकी सबके लिए करिए ना। संविधान में तो अभी भी लिखा हुआ है ना सेकुलर स्टेट है, लेकिन आप एक धर्म के लिए जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जनता के पैसे का ये कर रहे हैं, टैक्स का जो उपयोग कर रहे हैं, अपने चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को तो आपने परेशान करके रखा हुआ है। जैसे अभी अखिलेश को सुन रहा था मैं, जो बोल रहे थे कि बुलडोजर बुलडोजर एक खास तबके के लोगों पर चल रहा है, माफिया उसमें कहीं नहीं है, माफिया का कोई मतलब नहीं है। और बुल जो सांड जो है, छुट्टा सांड घूम रहे हैं, सब आवारा पशु घूम रहे हैं, लोगों की फसलें चल जा रहे हैं, चाहे नीलगाय हो, चाहे ये सांड हो, चाहे बैल हो या गाय हो, कोई हाथ नहीं लगाता डर के मारे कि भाई कहीं दंगा हो जाएगा। आप लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी उत्तर प्रदेश में कैसे भी करके दंगा हो जाए ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने पाए। वो हो नहीं पा रहा है, वो सबसे बड़ी आपकी विफलता है, इसलिए आप परेशान हैं। परेशान अगर है, कोई परेशानी का कारण है तो इसलिए परेशान। परेशान इसलिए है कि अजय मिश्र टेनी को ना आप निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उसको मंत्रिमंडल परिषद से हटा देंगे तो ब्राह्मण लोग पहले से नाराज हैं और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और नहीं हटा रहे तो उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसे बिगड़ रहा है। आदित्यनाथ आपके गले में फंसे हुए हैं कि अगर सरकार बन जाती है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा, तो 2024 में दावेदार हो जाएंगे वो, जो नया प्रधानमंत्री निवास बना रहे हैं आप, उसके दावेदार योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और अगर हार जाती है भाजपा तो पता लगा कि फिर 2024 का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि यूपी से ही जाता है दिल्ली का रास्ता। तो इसलिए वो परेशानी में तो है, लेकिन वो पूरे देश को परेशान करके, उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान करके अपनी परेशानी उसमें दूर कर रहे हैं। जी राजीव जी, पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने जो रैली की थी, निषादों की रैली की थी, उसमें जो प्रवीण निषाद और उनके संजय निषाद की पार्टी जो है उसकी रैली थी, उसमें अमित शाह जी गए थे। दूसरा बता रही थी, ठीक कह रही थी वो, लोगों को लगा था कि साहब बाला फुसला करके लाया गया था। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 1989 के बाद से 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में जब से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तब से पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में राजनीतिक चेतना विकसित हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब निषाद समाज के लोग भी, अब वो समाज नहीं रह गया जिसकी आप कल्पना पहले करते रहे होंगे। अब इसमें देखने वाली बात है कि पिछले दिनों बिहार से मुकेश सहनी हैं, वो भी निषाद हैं वो, और उनकी अपनी पार्टी है, वीआईपी पार्टी चलाते हैं वो आए थे उत्तर प्रदेश में, बनारस आए थे, और फूलन देवी जो निषाद समाज के लोगों के स्वाभिमान की प्रतीक बन गई, उनकी प्रतिमाएं लगाने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, तो उनको बैरंग वापस कर दिया गया, मिनिस्टर होते हुए भी हवाई अड्डे से ही वापस कर दिया गया। तो जो अपमान हुआ था फूलन देवी का, या भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस ढंग से फूलन देवी के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, वो भूल जाते हैं कि फूलन देवी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी, कितनी प्रताड़ना हुई थी और किन परिस्थितियों ने उनको चंबल में भेज दिया था। तो वो सारी बातें लेकिन निषाद समाज के लोग नहीं बोले हुए। और दूसरी बात यह है कि इस मोदी जी की सरकार ने, मैं बीच में कई बार इसकी चर्चा हमने की है, कानपुर से लेकर के बनारस तक जो नाविक समाज है, जो मल्लाह लोग हैं, निषाद लोग हैं, जो नौकाएं चलाते हैं, जो मछली पालन का करते हैं, मछली मारने का धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन लोगों पे चोट पहुंचाई है इस सरकार ने। मोटराइज्ड नौकाएं चलाने के बाद जो बनारस में जिस ढंग से क्रूज और ये सब चलेंगे, तो जो वहां के नाविक लोग थे जो घुमाते थे, दर पर्यटकों को लेकर के घुमाते थे, टहलाते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब सब मोटराइज्ड नौकाएं चलेगी, क्रूज चलेगा, तो उस पर फिर नाविक समाज कहाँ जाएगा? तो इसके बारे में तो आपको कोई चिंता है नहीं। आप सोचते हैं कि बस निषाद को खरीद लिया, उसको पटा लिया और उसके साथ अलायंस कर लिया तो हमारा काम बन गया। अब वो सब होने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं आपकी, इसलिए कोई ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा हो रही है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं, यहां तक कि बुंदेलखंड जहां समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता रहा है, वहां पे जिस ढंग से उनकी रैलियां हुई हैं और लोग
बस पर के खड़ा होकर के भाषण किया है और बड़ी संख्या में लोग रात रात में 2-2 बजे रात तक भी इंतजार करके लोगों ने उनको सुना है। तो वो एक संकेत है, वो एक दिशा बता रहा है उत्तर प्रदेश में किस चुनावी मूड किस करवट बदलने वाला है, इसके संकेत साफ मिलने लग गए हैं। और रायबरेली का जो भाषण जैसे आपने हम लोगों ने जो सुना अभी, तो काफी सूझबूझ भरा है और काफी कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है अखिलेश यादव में, एक परिपक्वता नजर आ रही है। तो ये तो चीजें हैं और जाहिर सी बात है कि देखिए कांग्रेस का भी हित है और समाजवादी पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और कुछ और लोग हैं जो नामधारी हैं, चाहे इधर के हैं उधर के हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों का सार्वजनिक हित यही है, कॉमन हित यही है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाओ, क्योंकि भाजपा अगर जीत के आ गई उत्तर प्रदेश में तो ये जो सांप्रदायिक और फासिस्ट और विभाजनकारी राजनीति है, ये पूरे देश भर में इस ढंग का होगा कि मतलब आप यहां बैठ करके हम लोग बात भी कर पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई है कि किस तरह से लोग आपस में मिल करके कोई टेक्टिकल अलायंस हो, या देखिए कांग्रेस को अगर लाभ मिलता है, कांग्रेस की थोड़ी मजबूत होती है, ताकत होती है, तो अब वो किस तरह से होती है ये देखने वाली बात है। आज की तारीख में कांग्रेस सरकार बनाने की दावे के बारे में तो सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर कुछ सीटें मिल जाए, कुछ बढ़ जाए तो बात समझ में आती है। तो कब तब बढ़ेंगी जब उनके पास या तो उनका जो ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों का जो जनाधार रहा है, ये अगर वापस उनके पास आता है तभी कोई बात बनने वाली है। अगर सिर्फ ब्राह्मण आता है तो फिर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, और अगर अल्पसंख्यक आता है, ब्राह्मण नहीं आता है, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। तो दोनों एक तरह से पोलराइज्ड हैं। मतलब अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे फासिस्ट और सांप्रदायिक पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो, और जो जीतने की स्थिति में होगा, जहां जो जीतने की स्थिति में होगा, जहां जिस जो बीजेपी को शिकस्त देने की स्थिति में होगा, वो उसके पीछे लामबंद हो जाएंगे लोग। हमको लगता है कि ब्राह्मण समाज में भी ये कहीं ना कहीं एक मंथन प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जिस ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में खास जाति के लोगों का वर्चस्व बढ़ा है, शासन में भी और प्रशासन में भी, उसको भी देखते हुए ब्राह्मण समाज भी काफी अंदर से तो काफी नाराज है। लेकिन अब वही है कि क्या करेगा चुनाव के समय में, अंतिम समय में। अब देखिए जिस तरह से पूर्वांचल में, मतलब पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का परिवार ब्राह्मण समाज में काफी, उनका चूंकि पहले का रहा है जिस ढंग की भी छवि रही हो, लेकिन ब्राह्मण समाज में उनकी काफी मौजूदगी है, काफी पकड़ है। तो वो लोग आ गए, इनके साथ आ गए। या उसी तरह से जैसे अंबेडकर नगर में जो है पांडे परिवार, जो काफी कद्दावर लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में जुट गए। तो एक ब्राह्मणों का भी झुकाव जो है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी ने बीच में, हमने कभी एक बार चर्चा में बताया भी था कि जिस तरह से बौद्धिक सम्मेलन और ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात करी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2.5-2.5 करोड़, मतलब मैं बसपा के एक नेता के घर बैठा हुआ था, उनके यहाँ चाय नाश्ता कर रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने बौद्धिक सम्मेलन कराया था, उनसे 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। तो अब इस तरह से तो फिर उनका एक तरह से रिजेक्शन हो गया है। तो वो लोग कहीं जो नाराज हैं, जो भाजपा की नीतियों से, कार्यक्रमों से और शासन प्रशासन में जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है, उसको लेकर नाराज हैं। वो या तो समाजवादी पार्टी के पास अपना ठिकाना खोजेंगे, या कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो उनके पास जाएंगे। यही दो विकल्प उनके पास है। अब रह गया, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव ने जिस ढंग से छोटे छोटे दलों को जिस तरह से पकड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक ताना बाना जो इन्होंने बुना था पिछले चुनाव में 2014 से लेकर के, जो उन्होंने एक सोशल केमिस्ट्री बनाई थी, पॉलिटिकल केमिस्ट्री बनाई थी कि अति पिछड़ी जातियों को, जिनमें मतलब गैर यादव पिछड़ी जातियां और गैर जाटव दलित जातियां, इनमें अपनी पैठ बनाने के लिए जो उन्होंने एक सामाजिक ताना बाना बुना था, वो आज छिन्न भिन्न हो चुका है। राजभर समाज इनसे कट चुका है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है। या बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता रामअचल राजभर थे, वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आजमगढ़ में सुखदेव राजभर थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया पिछले दिनों, लेकिन उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गया है। महान दल जो आप कह रहे थे, केशव देव मौर्य की पार्टी है, जो कुशवाहा समाज की बात है, तो वो लोग भी देखिए, वो लोग भी काफी नाराज हैं। मतलब जिस ढंग से अभी बीच बीच में ये लोग
एक चला रहे हैं लोग कि केशव मौर्य जो है उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री का भी कोई फैसला नहीं हुआ है, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये अभी खुला ओपन है। मतलब हम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक मजाक उड़ रहा था कि साहब जब प्रधानमंत्री वहां काशी में मीटिंग कर रहे थे, सारे मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों को बैठाया था वहां पे एक साथ, जब फोटो सेशन होगा तो आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया कि बाएं तरफ अंतिम छोर पे केशव मौर्य मौजूद हैं और दाहिनी छोर पे अंतिम छोर पे जो है वो रेणु देवी हैं जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ एक महिला है, जो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसको संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं के लिए कोई स्थिति नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तो एक तरफ रेणु देवी और जाति की नोनिया चौहान जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग हैं, नोनिया चौहान लोग बहुत लोग हैं वहां पे, तो उनकी प्रतिनिधि है। तो एक तरफ कोयरी कुशवाहा। मैं जब कहता हूं कि भाई आपके हिंदू राष्ट्र में केशव मौर्य की स्थिति क्या होगी, उप मुख्यमंत्री होकर के भी उस स्टूल पर बैठेंगे ना, उप मुख्यमंत्री होकर के भी सबसे किनारे बैठेंगे ना। रेणु देवी चौहान नोनिया है, महिला है, इसलिए सबसे किनारे बैठेंगी ना वो। उनको बीच में आप जगह नहीं दे पाएंगे, अपने बीच में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप महिला विरोधी हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक किसी महिला को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य नहीं बनाया, क्योंकि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक आज तक किसी महिला को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आप महिलाओं को कमतर मानते हैं। इसलिए यही कारण है आज जो बताया मैंने कि जो सामाजिक ताना बाना इनका जो है वो छिन्न भिन्न हो चुका है। जो जिस तरह से इन्होंने बनाई थी सोशल केमिस्ट्री, वो अब कहीं रह नहीं गई है, अब वो कहीं और लामबंद हो रही है। लोगों को लग गया है कि हमको ये ठगा है। जिस तरह से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के समय में, आपको याद होगा, जब मुजफ्फरनगर की रैली में कहा था कि हमसे इन्होंने दंगे करवाए थे, मुजफ्फरनगर का दंगा किस तरह से करवाया गया था। इस बार फिर इनकी कोशिश होगी कि किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवा दी जाए और समाज में तफरका पैदा किया जाए, नफरत पैदा किया जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए दंगे करा दिए जाए। तो राकेश टिकैत ने उसी दिन सबको सजग और सतर्क किया था कि भाइयों इसके फेर में मत पड़ना, क्योंकि 2013 में इन्होंने हमसे करवाया था और ये फिर ये काम ये करवा सकते हैं षड्यंत्र। तो लोग अब समझ चुके हैं, इनकी असलियत को जान चुके हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि इनके सारे कार्यक्रम जो है फेल हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा तबका जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इतना प्रोवोकेशन करवा रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ भैया ठीक है, आप जो चाहे वो कर लीजिए। आप सोचिए कि आप काशी में जिस ढंग का नाटक हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री हमारा मंदिर में टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण कर रहा है, आप धर्म की बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम है कि हम एक्सटेम्पोर कुछ बोल सकें। मंदिर में भी आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके देख रहे हैं, कभी दाएं झांक रहे हैं, कभी बाएं झांक रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, और पूरा हमारा एक भी टीवी चैनल और एक भी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जो रोज घंटी बजाते थे गोरखनाथ मंदिर में, वो बेचारे श्लोक पढ़ रहे हैं, देखा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी जबान लड़खड़ा जा रही है, एक श्लोक भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये है धर्म के ठेकेदार, ये है हिंदुत्व के ठेकेदार। तो कमाल की बात है राजीव जी, मतलब जो हो रहा है इस समय देख करके कई बार हंसी भी आती है, कई बार थोड़ी शर्म भी आती है, अपने आप पर भी शर्म आती है जी।